हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज आजाद। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग पॉलिटी को अब इस लिहाज से पढ़ रहे हैं कि कोई भी टॉपिक जो बड़ा महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और उससे कैसा भी प्रश्न बने तो आप करने की स्थिति में रहें। मतलब हम थोड़ा उसे डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाइए और फिर हम अपनी बातचीत को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल हम जो क्लास में बात कर रहे थे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। बीच में थोड़ी सी रिकॉर्ड आवाज भी चली गई थी, उसकी वजह से आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन निश्चिंत रहिए आप। अब हम आगे बढ़ रहे हैं उसी फेज में, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो हमें एक बात तो पता है कि जब भी हम संविधान का भाग 1 पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक हमें देखने को मिलेंगे, है ना। आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक हमें देखने को मिलेंगे। और जब आर्टिकल 1 से 4 तक हम देखेंगे तो उसमें हमें सारे प्रोविजन क्रमिक रूप से दिख जाएंगे, जो हमने कल देखे भी। आर्टिकल 1 में क्या दिया है? भारत राज्यों का संघ होगा, दिया है कि नहीं? और एक टाइटल दिया, नाम दिया है, इंडिया दैट इज भारत। ऐसे ही आर्टिकल 2 में दिया है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। 3 में दिया हुआ है सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। मतलब बाउंड्री में अगर कोई चेंज करना है, नेम बदलना है, तो उसके लिए हम आर्टिकल 3 को देख सकते हैं। आर्टिकल 4 में यह दिया है कि अगर हम राज्य का नए का प्रवेश कर रहे हैं, मतलब नया राज्य कोई भारत में ही किसी राज्य को तोड़ के बना रहे हैं, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। संविधान में संशोधन की जरूरत तब है जब हम अपने किसी भूखंड को, किसी लैंड को अगर किसी दूसरे कंट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं, देश से बाहर कर रहे हैं, तब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। इट इज द इंपॉर्टेंट। फिर हमें यह पता था कि राज्य पुनर्गठन के संबंध में पार्लियामेंट की क्या क्या पावर है, संसद को शक्ति जो दी गई है वो आर्टिकल 3 में ही है, जो हमने डिस्कस की हुई थी कल। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है और आगे समझने का प्रयास करना है हमें कि जो 100वां संविधान में संशोधन हुआ, 100वां संविधान में संशोधन क्यों हुआ। कल मैं आपको यही छोड़ के गया था। मैंने बताया था कि भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में एक लैंड डिस्प्यूट था, एक भूमि विवाद था। इस भूमि विवाद के समाधान के लिए ये 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में। ठीक है, और इसके अंतर्गत भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण किया गया और कुछ अन्य क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया गया। मतलब कुछ क्षेत्र हमने बांग्लादेश को दिए, कुछ बांग्लादेश ने हमें दिए। जो बांग्लादेश कहता था कि भारत के क्षेत्र में हमारे हैं, तो हमने कहा ठीक है तुम लो। हम कहते थे बांग्लादेश के क्षेत्र में, वो हमने बांग्लादेश से ले लिए। और ये डिस्प्यूट एक्चुअली बांग्लादेश के साथ तो था ही, बांग्लादेश के साथ तो था ही, लेकिन इससे पहले ये पाकिस्तान के साथ था, क्योंकि बांग्लादेश तो 1971 में बना है ना। और ये जो डिस्प्यूट है, आप देखोगे बेरूवाड़ी बाद आएगा, बेरूवाड़ी केस ये 1960 में आया था। तो तब ये मामला हम भारत पाकिस्तान के बीच में कंसीडर कर रहे थे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम 1956 में देखते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, है ना, 1956 में। और इससे हमने देखा कि नए राज्यों का गठन हुआ, नए राज्य बने। लेकिन इससे पहले अगर हम जाएं तो हमारे भारत के जितने राज्य थे वो 4 भागों में विभाजित थे, है ना। आपको ध्यान रखना है कि 4 भागों में, 4 पार्ट्स में कैटेगराइज थे पूरे स्टेट्स। उनमें हम देख रहे हैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। मतलब क, ख और ग, है ना, और नीचे घ। तो ये जो क में आ रहे थे, ये गवर्नर जनरल जिन पर शासन कर रहा था, वो 9 प्रांत थे। यहां 9 प्रांत वो आ रहे थे जो पहले रियासतें हुआ करते थे। और यहां पर ग में पूर्व रियासतें, जो हम जिन्हें चीफ कमिश्नरी कह रहे थे, तो वो पूर्व रियासतें, मुख्य आयुक्त शासित 10 प्रांत, और फिर अगले वाले में अंडमान निकोबार, है ना। ये 4 भागों में हम बटे हुए देख रहे थे पूरे को। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, जैसा कि मैंने आपको बताया 1956 में,
क्योंकि ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, इसके माध्यम से इसे लाया गया। और राज्य के उपयुक्त विभाजन जो थे, 4 भागों में जो कैटेगराइज थे, उनको समाप्त कर दिया गया। अब आज आप देखेंगे भारत में ABCD ऐसे करके कोई कैटेगरी नहीं बनी हुई है, शायद आप लोग याद रखें इस बात को, ठीक है। अब आप आर्टिकल 4 को देख पा रहे होंगे, जो मैंने आपको बात बता दी थी वही बात है कि जब भी हम 368 के तहत संविधान में संशोधन करके कोई नए राज्य प्रवेश कराना चाहें तो संशोधन की जरूरत नहीं है। नए राज्य का गठन करना है आपको, या मौजूदा राज्य के क्षेत्र में, सीमा में, नाम में कोई परिवर्तन करना है, तो ये परिवर्तन बिना संशोधन के हो जाएगा, बिना अमेंडमेंट के हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब थोड़ी सी बात आ रही है यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, है ना, रियासतों का एकीकरण। देखिए भारत में रियासतों का एकीकरण हुआ। आज हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं कि हमारा भारत अखंड था, लेकिन स्वतंत्रोत्तर काल में जब शुरुआती दौर में हम पूरे देश को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, उस समय रियासतों को एक साथ लाना बड़ा कठिन कार्य था। यकीनन सरदार पटेल ने इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। सरदार पटेल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर सरदार पटेल थोड़े भी किसी भी जगह पे शिथिल पड़ जाते, सरदार पटेल किसी भी जगह पे थोड़ा आलस दिखा देते या थोड़ी लापरवाही कर देते, तो शायद भारत का जो आज स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो आपको ऐसा नहीं दिखता। हो सकता है कि पूरे भारत के बीचों बीच में एक दूसरा देश होता, या पूरे भारत के बीचों बीच में पाकिस्तान का एक क्षेत्र होता, ऐसा हो सकता था। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं हैदराबाद की, हैदराबाद शामिल होने के लिए एग्री नहीं कर रहा था। पटेल साहब ने वहां ऑपरेशन पोलो चलवाया और फिर उसके माध्यम से बाद में जो वहां का तत्कालिक शासक था वो आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो गया। अगर मैं वही कह रहा हूं कि अगर पटेल जी चाहते कि थोड़ा हम आराम कर लेते हैं, क्या है, कौन सा मुझे ज्यादा दिन जिंदा रहना है, पटेल साहब की उम्र भी बहुत हो चुकी थी ना उस समय पे, लेकिन उन्होंने एकदम तत्परता दिखाई, एक्टिवली काम किया, और उसका परिणाम है आज जो आप भारत का स्वरूप देख रहे हैं। एनीवेज, भारत में जो पॉलिटिकल यूनिट्स थी, राजनीतिक इकाइयां, ये 2 कैटेगरी में हमें दिखाई देती हैं। पहले तो ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रांत यानी ये ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के तहत, यानी यहां शासन चल रहा था, ब्रिटिशर अपने अकॉर्डिंग शासन चला रहे थे। दूसरी थी रियासतें, जिन्हें आप प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। यहां रियासतों में क्या था, स्थानीय राजाओं का शासन था, है ना, लेकिन राजाओं को भी ब्रिटिश क्राउन या राजशाही कंट्रोल कर रही थी, लेकिन शासन राजा कर रहे थे। तो ये 2 यूनिट थी, हमें ध्यान रखना है ना। लेकिन स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 2 स्वतंत्र और पृथक प्रभुत्व वाले भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया। अब तक तो पूरा भारत में 2 यूनिट थी शासन करने के लिए, पॉलिटिकल यूनिट थी 2, लेकिन ये जो आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसने तो 2 देश बना दिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान, और साथ में तीसरा और एक ऑप्शन ओपन करके रखा रायता फैलाने के लिए, वो था रियासतों का। मामला ये था, रियासतों को उन्होंने खुली छूट दे दी कि अगर रियासतें चाहें तो पाकिस्तान के साथ चली जाएं, रियासत चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं, रियासत अगर चाहती कि भारत पाकिस्तान में कहीं नहीं जाना है तो वे स्वतंत्र भी रह सकती हैं। अब सोच के देखिए, जब ऐसा अवसर दे दिया गया तब रियासतों को भारत में मिलाना कितना कठिन कार्य रहा होगा। बताइए, ये वाकई जटिल कार्य रहा होगा। इसलिए भारत में शामिल होना है, पाकिस्तान में या स्वतंत्र रहना है, ये इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने विकल्प दे दिया था। और ये अंग्रेजों की वो नीति थी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, मतलब हम तो जा रहे हैं लेकिन तुम्हारा भी कुछ न कुछ इंतजाम करके जाएंगे। उत्तरी भारत में आप लोगों को पता होगा, जब बाजरे की फसल होती है, बाजरे की फसल कटाई होती है, उसके बाद में
बच्चे जो है 7 दिन या 9 दिन के लिए एक टेसू का खेल खेलते हैं। शायद आपको पता होगा, जो उत्तरी भारत में रहते हैं उन्हें पता होगा, टेसू का एक खेल है वो खेला जाता है। टेसू लेकर के बच्चे घर घर जाते हैं और उन्हें अनाज जो है मिलता है, ठीक है, टेसू में। तो कुछ बच्चे ऐसा करते थे कि जो लोग अपने घर से टेसू लेके जाने वाले बच्चों को कहते थे कि गाना सुनाओ पहले, तो टेसू के गीत होते हैं। ये टेसू के गीत वास्तव में हमारे लोकगीतों का ही हिस्सा हैं। तो टेसू को केंद्र में रख करके बहुत सारे गीत बनाए जाते थे। मुझे भी 2-4 आते हैं, लेकिन फिर कभी सुनाऊंगा। तो टेसू का गीत सुन लेते थे बच्चों से, लेकिन अनाज नहीं देते थे। फिर वो बच्चे चिढ़ जाते थे। चिढ़ करके क्या करते थे कि गांव में आप जाओगे तो कई तरह तरह के आपको कांटे मिल जाएंगे। कांटे अलग अलग तरह के होंगे। उनमें एक कांटा ऐसा होता है जिसको देखोगे आप तो देखने में आपको लगेगा छोटा कंकड़ है, कंकड़ टाइप का, लेकिन वो उसमें हल्का सा कांटा निकला होता है। बच्चे जाते थे, अपना वो कांटे लेके आए समेट के, और फिर रात के समय पे ये गेम खेला जाता था। और वहां पर घर में फैला के डाल गए कांटे। फिर जैसे ही कोई घर में निकलता था बिना स्लीपर के, तो उसके पैर में कांटे चुभ जाते थे। फिर वो 2 लोग जो हैं या तो अलर्ट हो जाते थे या फिर वो कुछ और उपाय देखते थे। मतलब ये कि बच्चों को अगर अनाज नहीं दिया तो कांटे फैला के चले जाएंगे वो। ऐसा ही मामला अंग्रेजों ने कहा कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है ना, लीजिए कांटे फैला के जाएंगे तुम्हारे लिए। तो कांटे फैला के अंग्रेज गए। मतलब वो रियासतों को चाहते ही नहीं थे कि भारत में रहें। अगर चाहते तो आप बताइए 3 विकल्प देते, एक ही दे देते कि भाई रियासतें हैं, भारत में ही रहना है। लेकिन उन्होंने चाहा कि मामला बिगड़ जाए। और रियासतें आपको लग रहा होगा कि 1-2 रही होंगी सर, रियासतें 1-2 ही रही होंगी ना। ऑफ द 552 प्रिंसली स्टेट्स लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, 552 जो है रियासतें थी। ये आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं पर 552 को 555 भी आप देखोगे, लेकिन आप मान के चलिए 550 के आसपास, ठीक है। ध्यान रखना है 549 रियासतें तो एकदम सही सही से शामिल हो गई भारत में। थोड़ा थोड़ा समझाया, शामिल हो गई। 3 बच गई, है ना। देयर आर 3 प्रिंसली स्टेट्स रिमेनिंग। अब 3 जो बच गई वो कौन कौन सी हैं? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। अब हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर तीनों को हमने कैसे भारत में मर्जर किया, इस बात को आप जानिए। जूनागढ़ को मर्जर कराने के लिए हमें वहां रेफरेंडम कराना पड़ा। जनमत, जनता से राय पूछी कि आप कहां रहना चाहोगे, भारत में रहना चाहोगे या स्वतंत्र। तो वहां की जनता ने कहा हम भारत में रहना चाहेंगे। इसलिए जूनागढ़ का विलय हुआ रेफरेंडम के बेसिस पे। और जो हैदराबाद है वो शासक तो मान ही नहीं रहा था, तो फिर वहां ऑपरेशन पोलो चलाया गया। फिर उसके माध्यम से बल प्रयोग करके उसको भी शामिल कराया गया। इधर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमले हो रहे थे, तो वहां के तत्कालिक राजा हरी सिंह भारत से मदद चाह रहे थे। तो उस समय के हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कहा कि आप ऐसे हमसे मदद नहीं ले पाएंगे, आप जब तक भारत का हिस्सा नहीं होंगे हम कैसे मदद कर पाएंगे। तो इस वजह से महाराजा हरी सिंह ने एक्ट ऑफ सक्सेशन या विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके फिर जम्मू कश्मीर भी इंटीग्रल पार्ट बन गया भारत का। तो ये आपको ध्यान रखना है तीनों के बारे में, ठीक है। अब हम और पीछे चल रहे हैं। अभी तक हम कहां आ गए थे? स्वतंत्रता के बाद के फेज में आ गए थे। अब हम थोड़ा और पीछे चल रहे हैं, फिर लौट करके दोबारा आएंगे यहीं पर। यानी रियासतों का शेष भारत के साथ एकीकरण विशुद्ध रूप से एक तदर्थ अस्थायी व्यवस्था थी कि भारत में जोड़ रहे हैं। ये एडहॉक था, तदर्थ व्यवस्था थी। क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो राज्य बन रहे थे उनके लिए अलग अलग तरह की डिमांड आ रही थी। भाषाई आधार पर राज्यों की व्यवहार्यता, और इसके लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड विकसित करने के लिए भारत सरकार ने 1948 में एक कमेटी बनाई जिसका नाम है एस के धर, है ना, एस के धर कमेटी। एक्चुअली एस के धर साहब इसके अध्यक्ष थे, इसलिए ये कमेटी बनी।
और एक भाषाई प्रांत आयोग गठित किया गया। आप एस के धर कमेटी बोल लीजिए या उसे एस के धर आयोग बोल दीजिए। ये जो है गठित हुआ। इस समिति ने जो एस के धर की अध्यक्षता में बनी, इसने जो लिंग्विस्टिक फैक्टर था, भाषाई कारक जो था, उसको नकार करके कहा कि प्रशासनिक सुविधा है ना, प्रशासनिक सुविधा के बेसिस पर राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन या रिफॉर्मेशन आप कर सकते हैं, लेकिन आप भाषा के आधार पर राज्य मत बनाइए। ये कहा था धर आयोग ने या धर समिति ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसे ही इसने मना किया, बहुत सारे राज्यों में, खास करके दक्षिण में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में भाषाई आधार पर राज्य की मांग चल रही थी, और यहां भाषाई आधार पर मांग चल रही थी, इधर कमेटी ने मना कर दिया कि जो भाषा के आधार पर नहीं बना सकते। फिर मामला देखिए आगे कैसे तूल पकड़ेगा। धर समिति के आशानुरूप परिणाम न होने के कारण इस मुद्दे की पुनः नए सिरे से जांच के लिए 1948 में ही एक और कमेटी बनाई गई, जिसका नाम है JVP। JVP है ना, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू थे इसमें, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। अब ये JVP कमेटी और बनाई गई। इस JVP समिति ने, आपको ध्यान दीजिएगा, औपचारिक रूप से राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को खारिज कर दिया। मतलब भाषा को आधार न तो धर आयोग ने माना और ना ही JVP समिति ने माना, भाषा को दोनों ने दरकिनार कर दिया। ध्यान से समझिएगा। अब तीसरे नंबर पे बनेगा फजल अली आयोग। फजल अली है ना, समझिए। अब वर्ष आ गया 1953 और आंध्र प्रदेश के निर्माण ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए अन्य क्षेत्रों में भी मांग शुरू कर दी। एक्चुअली मैं यहाँ की एक कहानी बताऊंगा, आपने शायद पढ़ ली होगी हिस्ट्री में, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जब भाषाई आधार पर राज्यों की मांग को नकारा जाता रहा, चाहे धर आयोग ने नकारा, चाहे JVP समिति ने नकारा, तो यहाँ आंध्र प्रदेश में, जो आज आंध्र प्रदेश है, उस समय पे तमिलनाडु का क्षेत्र है, कर्नाटक का थोड़ा क्षेत्र मिला हुआ था, तो उस समय पर यहां से मांग उठ रही थी कि भाषाई आधार पर राज्य हों। एक गांधीवादी आंदोलन करता थे, कांग्रेस के ही सदस्य भी रहे थे वो पहले, उनका नाम था पोटाली श्री रामुल्लू। वो आमरण अनशन पर बैठ गए। आमरण अनशन पर बैठे, सरकार को लगा कि उठ जाएंगे, है ना, नहीं ज्यादा दिन तक जिद करेंगे, लेकिन पोटाली श्री रामुल्लू आमरण अनशन पर बैठे रहे। और हुआ क्या कि वो बैठे बैठे, सरकार कुछ की नहीं और उनकी हो गई मृत्यु। भूख हड़ताल पे थे वो। अब वो अनशन पे उनकी मृत्यु हो गई, तो वहां उस क्षेत्र में इस भाषा को लेकर के आंदोलन फिर तेज हो गया कि तेलुगु भाषी लोग जो हैं अलग एक राज्य की मांग कर रहे हैं भाषा के आधार पर। सरकार को मजबूरी में आंदोलन को शांत करने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। अब जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया भाषा के आधार पर, तो अब गुजराती भाषी अपना गुजरात की मांग कर रहे हैं, मराठी भाषी महाराष्ट्र की मांग कर रहे हैं। फिर भाषा के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में ये मूवमेंट शुरू हो गई। तो अब इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए एक सरकार ने नया प्रयास किया, ये फजल अली आयोग के रूप में। 1953 में ही बनाया आंध्र प्रदेश भी राज्य, और 1953 में ही ये आयोग भी गठित हो रहा है। ठीक है, सरकार को पूरे मामले की फिर से जांच करने के लिए 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने के लिए मजबूर किया गया। 3 सदस्य कौन है? ये HN कुंजरू, हृदय नारायण कुंजरू और KM पडिक्कर और फजल अली। ये 3 लोग थे, फजल अली इसमें अध्यक्ष थे। ठीक है, इस समिति ने मोटे तौर पर भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में स्वीकार किया। ध्यान से समझिएगा, आपसे कभी पूछा जाए कि भाषा के रूप में क्या धर आयोग ने स्वीकार किया? नहीं। JVP ने नहीं, तो फिर किसने किया? फजल अली आयोग ने
ये नहीं कहा कि केवल भाषा के आधार पर राज्य बने, ये कहा कि भाषा एक फैक्टर हो सकती है, भाषा एक कारक हो सकती है ना। और जब भी किसी राज्य का गठन किया जाए तो केवल एक फैक्टर को कंसीडर न किया जाए, ये भी साथ में बात बताई थी। यानी भाषा एक राज्य के सिद्धांत को इसने भी खारिज किया था, क्योंकि केवल भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो ठीक नहीं, लेकिन भाषा को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे एक भाषा के लोग हैं और उनकी कोई भौगोलिक विविधता भी है या कुछ और प्रशासनिक कठिनाई आ रही है, तो 2-3 कारक ढूंढ के आप अलग राज्य बना दीजिए। लेकिन केवल एक भाषा एक राज्य बनाएंगे तो ये ठीक नहीं है। ये बात किसने कही है? फजल अली आयोग ने। ठीक है। समिति का विचार था कि देश की राजनीतिक इकाइयों के किसी भी पुनर्गठन में भारत की एकता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारी एकता अखंडता सर्वोपरि है। एनीवेज, इस समिति ने 4 प्रमुख कारकों की पहचान की। जो फजल अली आयोग है, इसने कहा कि कौन कौन से 4 फैक्टर हो सकते हैं जिनके बेसिस पर स्टेट को बनाया जा सकता है। तो 4 प्रमुख जो है पहचान की, उसमें कहा कि देश की एकता और सुरक्षा का अनुरक्षण और संरक्षण। दूसरा, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता। ध्यान से समझिए, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क, प्रत्येक राज्य के साथ साथ पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना। ये 4 बातें बताई हैं। ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, चूंकि कालांतर में लंबा समय बीत गया, तो फिर संविधान में 69वां संशोधन हुआ 1991 में, है ना। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991। और इसके माध्यम से आप देखेंगे तो जो यूटी है दिल्ली, इसका नाम जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया, एनसीटी। एनसीटी का मतलब क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी, है ना। इसको एनसीटी बनाया गया, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसे घोषित किया गया 69वें संशोधन से। ये आपको ध्यान रखना है। अब 1956 के बाद जो नए राज्य और संघ शासित प्रदेश आए, उनके बारे में भी थोड़ी कहानी जानिए। जैसे आपको पता लग गया एक बात, जैसे मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूं कि भाषाई आधार पर मांग हो रही थी, भाषाई आधार पर मांग हो रही थी राज्यों की। ठीक है। तो सरकार ने पहले बनाया धर आयोग, है ना। फिर सरकार ने जब इससे संतुष्ट नहीं हुई तो जेबीपी समिति बनाई। जेबीपी समिति के बाद आप देखोगे फजल अली आयोग बना। और फिर इसके बाद आप देखोगे तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1956 में। और इसी अमेंडमेंट एक्ट से एक और आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, है ना। ये भी 1956 में, यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ये आ गया। अब यहां से राज्य जो है अपना अलग अलग गठित होंगे इस अधिनियम के आधार पर। ठीक है। तो अब यहां तक की बात समझ आ गई है, क्योंकि ये तो दोनों 1948 के हैं, ये भी 1948 का है। इसके बीच में यहां पोटाली श्री रामुल्लू, इनकी मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद क्या बनता है? आंध्र प्रदेश नया राज्य बनता है 1953। फजल अली आयोग भी कब बनता है? 1953 में। ठीक है। तो अब यहां से आगे की हम बात कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। नंबर 1, महाराष्ट्र और गुजरात। आंध्र प्रदेश तो बनेगा 53 में ही, महाराष्ट्र और गुजरात जो है इनके संदर्भ में जानिए। बात है 1960 में, द्विभाषी राज्य बॉम्बे नाम से एक प्रांत हुआ करता था। इसमें 2 भाषा बोलने वाले लोग थे, एक तो मराठी बोलते थे और दूसरे गुजराती बोलते थे। तो बॉम्बे को 2 अलग अलग राज्यों में
तोड़ा गया, दो अलग राज्य बनाए गए, मराठी भाषा बोलने वालों का महाराष्ट्र और गुजराती भाषा बोलने वालों का गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन 1960 द द्विभाषी स्टेट ऑफ बॉम्बे was divided into two separate states, महाराष्ट्र एंड गुजरात। आर यू गेट इट? अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला हम देख रहे हैं नंबर 2 में दादर और नगर हवेली। ये पुर्तगालियों ने 1954 में, पुर्तगीज, ठीक है, 1954 में इसकी स्वतंत्रता से पूर्व तक इस क्षेत्र पर शासन किया था और इसे 10वें संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा भारत के केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। दादर नगर हवेली पर किसका शासन था? पुर्तगाली। कई बार एग्जाम में पूछा है। और 1954 में इसकी स्वतंत्रता से पूर्व, 1954 में क्या हुआ है? हमारी आजादी के बाद दादर नगर हवेली शामिल हुआ है और तब इस क्षेत्र को अपने देश का हिस्सा बनाने के लिए 10वां संशोधन करना पड़ा। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोवा दमन द्वीप भारत ने 1961 में पुलिस कार्यवाही के माध्यम से, ध्यान से समझिए, गोवा दमन और द्वीप ये कैसे? पुलिस कार्रवाई के माध्यम से पुर्तगालियों से इन तीनों क्षेत्रों का अधिग्रहण किया और इसे 12वें संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया। गोवा को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये सब बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, पीसीएस के एग्जाम में ये बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है, याद रखिए। बात आ रही है पुदुचेरी की। पुदुचेरी क्षेत्र में भारत में पूर्व फ्रांसीसी क्षेत्र शामिल है। फ्रांसीसी, ध्यान दीजिए, फ्रांस का यहां पर कंट्रोल था, जिन्हें पुदुचेरी, कराईकल, माहे, यनम, मतलब ये 4 डिस्ट्रिक्ट पुदुचेरी, कराईकल, माहे और यनम के नाम से जाना जाता है। 1962 तक एक अधिकृत क्षेत्र के रूप में प्रशासित किया गया था और फिर 14वां संविधान में संशोधन होता है और उससे फिर इन्हें एक यूटी बनाया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश। इन सब को मिलाकर के क्या बना लिया जाता है? पुदुचेरी। अब बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड 1963 में नागा हिल्स असम राज्य से बाहर ट्वेनसांग क्षेत्रों को मिलाकर नागालैंड राज्य का गठन हुआ, है ना। जो असम है उससे अलग हुआ नागा हिल और ट्वेनसांग क्षेत्र, इन्हें मिलाकर के नागालैंड बना। हरियाणा और चंडीगढ़ शाह आयोग बना था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये शाह आयोग का मतलब अमित शाह नहीं है। 1966 की सिफारिश पर पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ यूटी ये अलग अलग बनाए गए थे। पहले चंडीगढ़ को लेकर विवाद था, हरियाणा वाले अपने में लेना चाह रहे, पंजाब वाले अपने में। फिर चंडीगढ़ पे जब ऐसी कोई सहमति नहीं बनी तो फिर चंडीगढ़ को अलग यूटी बना दिया गया। आगे बात करें हम हिमाचल प्रदेश की। 1971 में इस केंद्र शासित प्रदेश को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। देन मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। 1972 में 2 केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर और त्रिपुरा, उपराज्य मेघालय को राज्य का दर्जा मिला तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल, है ना, ये NEFA इसे बोलते थे नेफा, है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, या इस तरीके का इसका प्रोनाउंसिएशन था। इसके साथ ही भारतीय संघ में राज्यों की संख्या 21 हो गई, है ना, 21 हो गई। मणिपुर 19वां था, त्रिपुरा 20वां था और मेघालय 21वां राज्य बन गया। कितने हो गए? 21। ध्यान से समझिए। फिर सिक्किम, तो 1947 तक सिक्किम जो है, ये जो सिक्किम है चोग्याल वंश था उनके द्वारा शासित किया जाता था और ये रियासत के रूप में था। 1947 में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद सिक्किम भारत का एक रक्षित क्षेत्र बना पहले। फिर भारत सरकार ने सिक्किम की रक्षा, विदेश मामले, संचार की जिम्मेदारी ले ली। फिर 35वां संशोधन करके सिक्किम को क्या किया? 1974 में सिक्किम को भारतीय संघ के रूप में, संघ में संबद्ध राज्य,
संबद्ध राज्य बनाया। ठीक है, फिर आगे देखिएगा ध्यान से, फिर आप आगे चल करके देखेंगे इस उद्देश्य के लिए संविधान में एक नया संशोधन आर्टिकल 2(a) करके और एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, है ना। ये संबद्ध राज्य का प्रदान करके संविधान के तहत राज्य का एक नया वर्ग जोड़ा गया। हाँ, मतलब राज्य का संबद्ध राज्य का एक नया वर्ग जोड़ा गया। ठीक है, सिक्किम को फिर भारतीय राज्य में 22वां राज्य के रूप में शामिल किया भारतीय संघ में। लेकिन ये जो संबद्ध राज्य का टाइटल है, इसको हटा करके पूर्ण राज्य का दर्जा देना था, पूर्ण राज्य। तो पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए फिर एक और संशोधन करना पड़ा, वो था 36वां संशोधन, 36। ठीक है, तो यहां आप देख रहे होंगे 36वां संशोधन 1975। इस संशोधन ने संविधान की पहली चौथी अनुसूची में संशोधन किया और सिक्किम के प्रशासन के संबंध में कुछ विशेष प्रावधानों के लिए एक नया आर्टिकल 371F जोड़ा, है ना। इसने आर्टिकल 2(a) और 10वीं अनुसूची को भी निरसित कर दिया, जिन्हें 1974 के 35वें संशोधन एक्ट द्वारा जोड़ा गया था। मतलब जो पहले जोड़े गए थे संबद्ध राज्य के लिए, वो प्रोविजन फिर हटा दिए गए, क्योंकि अब तो पूर्ण राज्य बन गया। फिर हम देख रहे हैं मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, है ना। 1987 में 3 नए राज्य मिजोरम, अरुणाचल और गोवा ये भारतीय संघ में शामिल हुए। फिर आप देखेंगे तो 2000 में हमें एक और परिवर्तन देखने को मिला, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, है ना। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, ये भी अलग 3 नए राज्य बने। छत्तीसगढ़ कौन सा था? 26वां राज्य था। उत्तराखंड कौन सा था? 27वां। झारखंड कौन सा था? 28वां। फिर इसके बाद बच गया अपना तेलंगाना, ये 29वां राज्य था। तेलंगाना जो है 2014 में 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। आंध्र प्रदेश से अलग किया गया, है ना। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन पर BN श्रीकृष्ण समिति, ये ध्यान रखिएगा, नियुक्त की गई थी। इसी समिति ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक भी तैयार किया था और इसी समिति ने ये भी किया था। फिर हमने देखा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मामला 2019 में। तो जम्मू कश्मीर राज्य था पहले, उसको अपना संविधान भी था, वहां आर्टिकल 370 चलता था, इसकी वजह से उसे एक विशेष दर्जा मिला हुआ था। 2019 में इस विशेष दर्जे को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के आदेश द्वारा समाप्त किया गया, जिसे संविधान आदेश 2019 के रूप में जाना जाता है। और फिर जब यह आदेश से समाप्त कर दिया गया विशेष राज्य का दर्जा, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया। मतलब जो अब तक एक स्टेट हुआ करता था, अब वो स्टेट खत्म हो गया, 2 यूटी बन गए, एक यूटी जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, यानी जो जम्मू कश्मीर यूटी है उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। कारगिल और लेह जिलों को छोड़कर पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के सभी जिले इसमें शामिल हो गए। मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट छोड़ने हैं? एक कारगिल छोड़ना है, दूसरा लेह, बाकी जो सब थे जम्मू कश्मीर के वो सब आ गए। दूसरा लद्दाख है, तो जो छोड़ा गया था कारगिल और लेह, वो दोनों जिले कहां पे आ गए? लद्दाख में। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि कुछ ऐसे राज्य जो पहले यूटी थे लेकिन बाद में वो राज्य बने, जैसे गोवा, हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, ये पहले क्या थे? यूटी, और बाद में राज्य बन गए। लेकिन जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर पहले राज्य था और बाद में क्या बन गया? यूटी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। किसी भी तरह की कोई समस्या परेशानी कमेंट करके बता सकते हैं आप। थोड़ा सा और बचा है चैप्टर हमारा।
हाँ जी, जो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठी थी, इवन आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर राज्य बन भी गया था। अगर इसके इतिहास में जाना चाहें तो इतिहास में आप जाकर के देखोगे कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में थे। जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब ये लोग चाहते थे कि जब भी भारत को हमें स्वाधीनता मिलेगी तो हम देश में जब राज्य बनाएंगे तो उनमें भाषा को आधार बनाएंगे, क्योंकि भाषा के आधार पर विभाजित करना आसान होता है ना। और वैसे भी भाषा से लगाव लोगों को ज्यादा होता है, अपनी भाषा बोलने वाले लोगों से थोड़ा अपनापन ज्यादा फील हो जाता है, तो उन्हें भी इसलिए लगा होगा। लेकिन जब 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, तो नेहरू जी का दिमाग पलट गया। नेहरू जी ने कहा कि जब एक आधार पर किसी राज्य, किसी देश की मांग हो सकती है, तो कल को भाषा के आधार पर हम राज्य बना रहे हैं, वो देश की एकता अखंडता के लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए भाषाई आधार पर राज्य की मांग नहीं होनी चाहिए। जो नेहरू पहले बहुत बड़े समर्थक थे भाषाई आधार पर राज्यों के, वो अब कट्टर आलोचक हो गए। नेहरू क्या हो गए? कट्टर आलोचक भाषाई आधार पर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये यहाँ वो टली श्री रामुलु की बात है। सबसे तीव्र आंदोलन मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र में हुआ। इस आंदोलन को शुरू करने में स्वामी सीतारमण और बाद में पोट्टू श्री रामुलु के नेतृत्व में चलाया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, है ना। आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 आया था, उससे ये गठित हुआ था। क्योंकि मद्रास जो था, मद्रास से तेलुगु भाषी जो लोग थे उनके लिए एक प्रांत बनाया गया था अलग से, वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी और राज्य का जो हाई कोर्ट था वो गुंटूर में किया गया था। ये शुरुआती बात है। अब हमें ये ध्यान देना है कि अगर हम इसका गुण देखना चाहें, क्वालिटी पॉजिटिव साइड देखना चाहें, तो क्या हो सकती है? तो पहली हो सकती है कि धर्मनिरपेक्ष चरित्र भाषाई आधार धार्मिक आधार की तुलना में अधिक धर्मनिरपेक्ष है। मतलब धर्म के आधार पर बांटने से ज्यादा सही है भाषा के आधार पर बांटना। मतलब सेकुलरिज्म को फॉलो कर रहे हैं हम इसमें। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि एक बेस से दूसरा बेस ठीक है, प्योरली तो कोई ठीक नहीं है, पर धर्म के तुलना में भाषा का आधार बनाना ये ठीक है। फिर देखिए, बेहतर शिक्षण परिणाम, क्योंकि एक भाषा होगी तो एजुकेशन आप एक भाषा में दे पाएंगे, फोकस कर पाएंगे, है ना, और मातृभाषा में लोगों को शिक्षा मिल पाएगी। तीसरी बात है विविधता में एकता, है ना, क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति का संवर्धन होगा। एक भाषा के लोग रहेंगे तो अपनी संस्कृति का ज्यादा से संवर्धन कर पाएंगे। व्यापक भागीदारी, यदि प्रशासन की भाषा उनकी अपनी है तो जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यापक स्तर पर भाग ले सकती है। पॉजिटिव साइड है एक भाषा वाली। कुशल प्रशासन, बहुभाषी राज्य को कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से प्रशासित करना कठिन है। भाई अलग अलग भाषा है तो वहां प्रशासन करना कठिन होगा ही प्रशासन के लिए। एक ही भाषा है तो आसान होगा। अब हम देखते हैं कि जो भाषाई आधार पर राज्य बन रहे थे उसके डिफेक्ट क्या है, नेगेटिव्स क्या हैं, दोष क्या हैं। तो दोष देख लीजिए आप लोग ध्यान से। दोष देखेंगे तो पहला यह संभवतः भाषाओं के आधार पर ऐसी मांगों को बढ़ावा देगा, तब फिर भाषा के आधार पर मांगेंगे। इससे क्षेत्रवाद हावी हो जाएगा। राष्ट्रीय पहचान हमारी जो है वो थोड़ी सेकेंडरी हो जाएगी, क्षेत्रवाद हावी हो जाएगा। इससे उपराष्ट्रवाद या उपराष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब देश का बाल्कनीकरण हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रवादी भावना कमजोर होगी और जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां उपराष्ट्रवाद की भावना पनप जाएगी। धर्मनिरपेक्ष मांगों को उठाने के लिए उपराष्ट्रीय पहचान एक मंच बन जाती है। और जैसे मराठी बनाम बिहारी का मुद्दा आप लगातार सुनते रह रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए छोटे राज्य हमेशा आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार नहीं होते। उदाहरण के लिए झारखंड, है ना, ये आपको ध्यान रखनी है। छोटे राज्यों की मांग का विश्लेषण करें तो छोटे राज्यों की मांग के कारण ये दिए गए हैं, है ना। क्यों छोटे राज्यों की मांग हो रही है?
छोटे राज्य अगर बनाना चाह रहे हैं तो क्यों, क्या उससे फायदे हो सकते हैं, वो ये दिए हैं। छोटे राज्यों के लाभ बताए गए हैं। ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं। छोटे राज्यों के निर्माण के साथ चुनौतियां क्या क्या हैं, वो भी यहां दी गई हैं कि क्या क्या चुनौती, चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यों की मांग पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, ये आपके लिए जानने वाली बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि विशेष विकास सहायता पैकेज प्रदान करना राज्यों की मांग पर, जैसे दार्जिलिंग गोरखा परिषद के लिए एक स्वायत्त परिषद का निर्माण, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करना जैसे कोंकणी, बोडो आदि, विकास बोर्डों की स्थापना, उदाहरण के लिए विदर्भ और सौराष्ट्र बोर्ड, विकास बोर्ड, विशेष श्रेणी का राज्य, ये सब दर्जा दे दीजिए। पर एक्चुअली आप वहां बंटवारे की बात मत कीजिए, ये मानना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम देख रहे हैं द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग की जरूरत है या नहीं है, ये मुद्दा भी हमारे सामने आया है। यानी एक पहला तो राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया है ना, वो आपको पता है। पहले धरा आयोग बना, फिर जो है जेवीपी, और फिर आप देखोगे तो जिसमें हम देख रहे थे हृदय नारायण कुंजरू थे, है ना, सदस्य के रूप में, 3 सदस्यीय जो बना आयोग 1953 में। तो उसकी तरह उसने जब सजेशन दिया, आगे चल करके 1956 में 7वां संविधान संशोधन हुआ और फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। तो ऐसे ही एक आयोग दोबारा से बनना चाहिए क्या, इसकी जरूरत है या नहीं है, इस बात पर चर्चा चल रही है। एक सेकेंड। हाँ, देखिए, क्या दोबारा से ये लेकर के आना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, इस बात पर चर्चा हो रही है। देखिए, एक तरफ यह पुनर्गठन के लिए ठोस और वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित कर देता है, आयोग जब भी गठित होता है, इसलिए जरूरी है। पुनर्गठन वन स्टॉप समाधान के बजाय एक विकासात्मक प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान में रखता है, इसलिए भी जरूरी है। कई राज्यों में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए भी लग रहा है कि क्या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन है फिर से गठित करना चाहिए। एलपीजी सुधार, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन टाइप का जो रिफॉर्म है, ये हमारा 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुए और अब हम चल रहे हैं 2025 में। तो 9 और 25 कितना हो गया, लगभग 34, 34-35 साल हो गए हैं। तो 30 की जगह यहां क्या कर लीजिए, लगभग 35 वर्ष हो गए हैं। तो एलपीजी सुधार ने 35 वर्षों में जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं को बदल दिया है, जिससे लोगों के भीतर क्षेत्रीय उपेक्षा की भावनाएं विकसित हो रही हैं। समकालीन विकासात्मक आकांक्षाओं और आर्थिक वास्तविकताओं से मेल खाने वाले तरीकों का पता लगाना, न्याय संगत और समावेशी सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय विकास सुनिश्चित करना, ये सब आयाम है जो ध्यान रखने हैं। स्वतंत्र राज्यों की मांग के उदाहरण सूची, जैसे उत्तर प्रदेश में आप एक बुंदेलखंड बना सकते हैं, महाराष्ट्र में आप विदर्भ बना सकते हैं, बिहार में मिथिलांचल, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड, असम में बोडोलैंड,
दिल्ली को राज्य के रूप में आप कर सकते हैं, पुदुचेरी को कर सकते हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं। ठीक है, दिल्ली एक राज्य के रूप में उसका अगर एवेल्युएशन करना चाहें तो आर्टिकल 239AA, ये जो आर्टिकल है ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ा हुआ है। तो ये अगर दिल्ली राज्य के रूप में बनाई जाए तो उसके पक्ष में क्या तर्क हैं आपके पास? तो आपके पास तर्क ये है कि 69वें संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली में विधानसभा का निर्माण किया गया। आज दिल्ली में लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं। कितने? 2 करोड़। और इस तरह विस्तृत जनादेश वाले क्षेत्र की शक्ति को सीमित करना अनुचित है। मतलब आपके पास 2 ग्राउंड बन रहे हैं। देखिए, विधानसभा भी है, तो अमूमन कहां होती है विधानसभा? राज्यों में। 2 करोड़ की आबादी है तो इतनी ज्यादा आबादी अमूमन कहां होती है? राज्यों में। और आप दोनों चीज होने के बाद क्या बनाए हुए दिल्ली को? यूटी। ठीक है, यह प्रतिनिधित्व और स्वशासन के लिए लोगों को अधिकार भी प्रदान करेगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली शहरी समूह 2028 तक दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला शहर हो जाएगा। हो सकता है 28 तक। एक विशाल आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली एक निर्वाचित सरकार को कानून और व्यवस्था तथा भूमि प्रबंधन का अधिकार होना चाहिए। आज क्या है, दिल्ली में जो भूमि प्रबंधन है, कानून व्यवस्था है, ये सब किसके पास है? केंद्र के पास है। कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं दिल्ली में। पूर्ण राज्य का दर्जा केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच समन्वय और अक्सर होने वाले टकराव का मुद्दे को हल कर देगा। मतलब ये जो एलजी और सीएम के बीच में जो लगातार चलता रहता है भिड़ंत, वो खत्म हो जाएगी। ये पॉजिटिव साइड है। लेकिन अब हमें थोड़े प्रोज जान लिए हमने, कॉन्स भी जानने हैं, यानी विपक्ष में जानना है, नेगेटिव जानने हैं। अगर पूर्ण राज्य की मांग राष्ट्रीय बाध्यता नहीं है बल्कि दिल्ली के स्थानीय राजनीतिक हित है और महत्वाकांक्षा है लोगों की, इसलिए इसको नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसे आवश्यक रूप से पूरे देश के हितों की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। दिल्ली को देखने का नजरिया अलग होना चाहिए क्योंकि राजधानी है। दिल्ली में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है, जैसे राष्ट्रपति भवन है, संसद है, विदेशी दूतावास है। इन बुनियादी ढांचों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा और समन्वय जरूरी है। ऐसे में अगर केंद्र शासित प्रदेश से इसे हटाएंगे तो फिर यहाँ राज्य की सरकार का अधिकार हो जाएगा पूरा, है ना। इन संस्थानों की सुरक्षा केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, न कि राज्य विधानसभा की। भारत की राष्ट्रीय राजधानी देश के हर नागरिक की है, न केवल उन लोगों की जो इस शहर में रहते हैं। दिल्ली सरकार पर प्रशासनिक बोझ बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। जैसे नागरिक सुविधाएं, कानून व्यवस्था, वित्त, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं। ये आपको सबको ध्यान रखना है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में देखते हैं आगे, कुछ लगेगा ऐसा तो फिर काम किया जाएगा। ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक भी आया है 2021, लेकिन इससे तो सिर्फ जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है एनसीटी, उसमें ही थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। ध्यान रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो और अच्छी बात है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटाया गया है, तो क्यों हटाया गया है, उसके क्या प्रभाव आए हैं सामने। ये सब आपको पीडीएफ में मैं दिलवा दूंगा, क्योंकि हर एक चीज पे इतना डिस्कशन करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक डेमो के रूप में मैं समझा देता हूं, जैसे विशेष दर्जा क्यों हटाया गया है ना जम्मू कश्मीर। तो देखिए, ये अस्थायी प्रावधान अनुच्छेद 370 को संविधान में कैसे शामिल किया गया था? अस्थायी प्रावधान के रूप में शामिल किया गया था, मतलब टेम्परेरी प्रोविजन था, इसलिए इसको हटाया जाना जरूरी था। लोकतंत्र का अभाव था जम्मू कश्मीर में, वहां पर आरटीआई भी लागू नहीं हो पा रहा था। हमारा जो आरटीआई एक्ट है हमारा 2005 का, ये भी वहां लागू नहीं हो रहा था जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए भी हटाना जरूरी था, है ना। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये भी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। और कई ऐसे प्रोग्रेसिव लॉ थे जो लागू नहीं हो रहे थे, इसलिए हटाना जरूरी था। कुशासन, सरकार पर जवाबदेही की कमी के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों को कुशासन का सामना करना पड़ रहा था। मतलब लोग वहां पे ईंट पत्थर मार रहे हैं, शासन कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ऐसे में
वहां से ये विशेष राज्य का दर्जा हटाना बहुत जरूरी था। वहां उग्रवाद बढ़ रहा था जम्मू कश्मीर में, आप देख ही रहे होंगे। जम्मू कश्मीर उग्रवाद से प्रभावित है, जो 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था। आगे आप देखेंगे इसमें अफगानिस्तान में तालिबान के पुनरुत्थान और अमेरिका पाकिस्तान के गठजोड़ जैसी अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने जम्मू कश्मीर संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए प्रोत्साहित किया। लद्दाख का अलगाव हो रहा था, इसके कारण लद्दाख के लोगों का सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी, वो फिर अलगाव की मांग करने लग रहे थे, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा हटाना बहुत जरूरी था। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए अनुकूल वातावरण की जरूरत थी, तो ये संभव कब हो पाता? तभी, है ना। एकीकरण में बाधा, जम्मू कश्मीर को अलग संविधान, झंडा अलग, अलग शक्तियां देने से जो है समस्या उत्पन्न हो रही थी, है ना। और इसका इस्तेमाल युवाओं को गुमराह करने के लिए, उनके बीच अलगाव की मांग पैदा करने के लिए किया जा रहा था। वहां पे आर्थिक विकास की कमी थी, है ना। विशेष कानून के कारण राज्य में भूमि केवल राज्य के स्थानीय निवासी खरीद सकते थे, बेच सकते थे, ऐसे में वहां दिक्कत आ रही थी। निवेश की कमी थी, बड़े व्यवसायी जो थे, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो जा ही नहीं पा रहे थे वहां पर, क्योंकि समस्या क्या है, भूमि खरीद नहीं सकते, वहां भूमि संबंधी चिंता थी, इस क्षेत्र में निवेश नहीं हो रहा था। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के सकारात्मक पहलू क्या है, वो भी यहाँ दिए गए हैं, तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पीडीएफ में अभी आपके लिए बहुत कंटेंट है। मैंने औपचारिक रूप से इस चैप्टर को खत्म कर दिया, आप इसे अपने लेवल पे और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसा लगा सेशन आपको, ये जरूर बताइएगा ऑफलाइन कमेंट में। आपको थोड़ी ऐसी नॉलेज मिली कि नहीं मिली जिसको आप चाहते थे कि हाँ इस एंगल पे हमें मिलना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।